हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेज विद फन पे, और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी के जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि है कृषि। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके सारे बेसिक टॉपिक के बारे में बात किया था कि कृषि क्या होती है, कृषि कितने प्रकार की होती है, भारत में किस किस प्रकार की खेती की जाती है। हमने ये भी बात करी थी कि जो झूम खेती होती है वो क्या होती है, किस झूम खेती को अलग अलग देशों में, भारत के अलग अलग राज्यों में क्या क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं खाद्य और अखाद्य फसलों के बारे में। खाद्य और अखाद्य फसलों इसके बारे में हमने पार्ट 1 में भी बात करी थी। पार्ट 1 में हमने बस इसकी डेफिनेशन को पढ़ा था। पार्ट 2 में हम सारी खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें देखने वाले हैं। और एक चीज़ जो हम जानते हैं कि जो खाद्य फसलें हैं वो मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में विभाजित होती हैं। एक होती है अनाज और दूसरी होती है गैर अनाज। खाद्य फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, पर अखाद्य फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें हम खा तो नहीं सकते बट उगाते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के हेतु कार्य में लेके आते हैं। अगर अखाद्य फसलों को खा लोगे तो कुछ खाने लायक बचोगे नहीं। तो आज की इस आज की इस वीडियो में हम चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, बाजरा, इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। चावल से लेके जूट तक आज हम यहाँ पर सारी फसलें देखेंगे। इसका पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 3 में हम भारत सरकार ने कृषि के लिए क्या क्या किया ये सब देखेंगे। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि वीडियो पार्ट्स में क्यों आती है। तो वीडियो पार्ट्स में इसलिए आती है क्योंकि इससे आप समझ आसानी से लेते हो और मैं समझा आसानी से लेता हूँ, वरना एकदम से ना हर चीज़ की खिचड़ी बन जाती है और आप लोग वीडियो को एंड तक देख नहीं पाते हो। तो इसीलिए जो है ना, इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ मैं वीडियोज़ को। और जो NTSC के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि जो चैप्टर है वो हमेशा NTSC में आता है और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए तो है ही है, और NTSC भी क्लास 10th के स्टूडेंट ही देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। इस वीडियो का लाइक 5 लाइक का है, तो जाके प्लीज़ 5 लाइक कंप्लीट करवा देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं चावल से। चावल जो कि एक खाद्य फसल है। पहले हम देखेंगे खाद्य फसल। तो खाद्य फसलों में भी जो अनाज की फसलें होती हैं उनमें चावल, गेहूँ, बाजरा और मोटे अनाज ये सब आते हैं। और जो हमारी अखाद्य फसलें हैं उसमें गन्ना और इत्यादि फसलें आती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चावल। पार्ट 1 में मैंने इसके बारे में बताया था, तो एक बार पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। तो चावल की बात करेंगे। चावल जो हम सब खाते हैं, तरह तरह की वैराइटीज़ के चावल खाते हैं। कोई सस्ता खाता है, कोई महंगा खाता है, पर चावल ही खाता है। तो भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत की जो प्रमुख यानी सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल चावल ही है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो चावल है ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या होती है मैंने आपको बता दिया था पार्ट 1 में। फिर उसके बाद 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल को उगाने के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे अपना उड़ीसा के साइड हो गया, तो वहाँ पर इसे या फिर मैं कह सकता हूँ राजस्थान ज़्यादा सही रहेगा। तो राजस्थान के साइड जो है ना, इसे सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। तो अब बात करते हैं किसके बारे में। अब आते हैं मुख्य राज्य के। कौन कौन से मुख्य है, तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ये मुख्य राज्य हैं जहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। और राज्यों में भी उगाए जाते हैं, पर ये 3 मुख्य राज्य हैं। उसके बाद है गेहूँ। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल। पहली कौन सी है, चावल। दूसरी है गेहूँ। इसे ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है और 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है। यानी कि ये रबी फसल है, ठीक है। ये क्या है, रबी फसल है, क्योंकि इसको 25 डिग्री से नीचे तापमान की आवश्यकता होती है। मैंने लिखा भी हुआ है कि ये रबी फसल है। गेहूँ उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश हैं और गंगा सतलुज का मैदान। क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात नहीं कर रहा। और ढक्कन की जो काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये अच्छे से उगाया जाता है। यानी अपना उत्तर पश्चिम के साइड हो गया, यानी अपना पंजाब के साइड हो गया, वहाँ पर जो गंगा सतलुज के मैदान है वो वहाँ पर बड़े अच्छे से खेती की जा सकती है। और उसके साथ साथ जो है ना, अपने काली मिट्टी जो हो गई, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, वहाँ पर भी इसका बहुत ही अच्छे तरीके से उत्पादन किया जाता है, जो कि ढक्कन के प्रदेश कहलाते हैं। मुख्य राज्य जो इसको उगाते हैं वो है हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। पंजाब आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप जितनी भी फसलें आप देखोगे खाने वाली, उनमें अगर आप पंजाब लिख के आ जाओगे एग्जाम में, तो आपका बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं जो खाने लायक होती हैं। फिर बात करेंगे मोटे अनाज, जिन्हें हम इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं। मोटे अनाज जो होते हैं वो उनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है ना वो अधिक होती है। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी ये मुख्य फसलें होती हैं जो कि भारत में उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वार की। ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली कौन सी थी, पहली थी चावल। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी गेहूँ। और तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल हो गई ज्वार। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है। पोषक तत्वों की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। और यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अगर वर्षा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर, या वर्षा कम होती है, इसको मतलब ना ज़्यादा कम वर्षा की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है, इसे बीच की वर्षा की ज़रूरत होती है। इसीलिए महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उत्पादक साबित होता है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र, याद रखना।
उसके बाद बाजरा, यह काली और बलुआ मिट्टी पर उगाया जाता है। काली मिट्टी यानी कि हमारे ढक्कन के क्षेत्र के आसपास, और बलुआ मिट्टी यानी कि रेतीली मिट्टी आप कह सकते हो। और राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि राजस्थान में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और बलुआ मिट्टी भी वहीं पर पाई जाती है, तो राजस्थान को इसका बड़ा उत्पादक होना ही था। फिर उसके बाद रागी क्या बात है। तो रागी प्रचुर मात्रा में लोहा मतलब वो कील वील वाला नहीं, जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, जिसमें ओनली 0.कुछ% लोहा होता है। कैल्शियम और पोषक तत्वों की आदि पाए जाते हैं, तो इसमें प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है जो कि आपको एकदम मजबूत बना देगा। कैल्शियम पाया जाता है जो कि आपको कठोर बना देगा, और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपको ताकतवर बना देगा। तो रागी को खाया करो। फिर उसके बाद यह काली, लाल और बलुआ दोमट मिट्टी पर अच्छे से उगाई जाती है। ये काली, लाल, दोमट, ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर मैं बात करूँ ज्वार का, तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। और रागी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। उसके बाद मक्का यानी कि अपना वही हो गया कॉर्न्स, ठीक है। तो इसका उपयोग खाद्यान्न के साथ साथ चारे के रूप में भी किया जाता है, जिसे फॉडर, इंग्लिश में चारे को फॉडर कहते हैं। तो इसका उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है, यानी जानवरों को भी खिलाया जाता है। यह खरीफ फसल है, ठीक है, ये खरीफ फसल है। और मक्का जो है, और 21 से 27 डिग्री तक तापमान की ज़रूरत होती है इसे उगने के लिए। बिहार जैसे कुछ राज्यों में ये रबी फसल के तौर पर भी उगाई जाती है, याद रखना। और पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है ना, यानी कि अपनी खादर कह सकते हो आप। खादर 2 टाइप की मृदा होती है, एक खादर एक भांगर। तो जलोढ़ मिट्टी के टाइप बता रहा हूँ। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरीके से उगती है। अब आप लोग मुझे बताना कि कौन सी जलोढ़ मिट्टी पुरानी होती है, खादर होती है या भागर होती है। मेरे को कमेंट करके बताना नीचे, या फिर मैं अगर कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। थोड़ा सर्च करना, क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद है मुख्य क्षेत्र। तो कर्नाटक, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अपनी जो है ना मक्के की फसल अच्छे से उगती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं दालें हम सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करते हैं और इसका उपभोग भी करते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसके सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, और इसकी जो दालें जो हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं, वो भारत में ही खाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं चावल की, तो चावल पे दूसरे नंबर पे था भारत, ठीक है। दाल की बात करूं तो दाल पे पहले नंबर पे है भारत। और शाकाहारी खाने में दाल जो है ना, वो सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। शाकाहारी खाने में दाल को सबसे ज़्यादा प्रोटीनदायक माना जाता है। कम नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सूक्ष्म तापमान में भी उगाई जा सकती है, यानी कम नमी होगा या फिर तापमान ज़्यादा या कम, यानी बीच का होगा तो भी ये उग जाएगा। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें नाइट्रोजन से वायु लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि दालों को पहले उगाते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस कोई किसान होगा या आपके परिवार में कोई किसान होगा तो उनसे पूछना कि आप लोग दालों को पहले उगाते हो, तो वो कहेंगे हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि दालों को उगाने से मिट्टी की उर्वरता वापस आ जाती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि दाल जो है ना वो फलीदार होती हैं। फलीदार के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है। सिर्फ अरहर को छोड़कर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये मुख्य दालें होती हैं। भारत में जो है ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक दालों के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इतना आप लोग नोट डाउन करते रहना, और ये नोट्स है, ठीक है, इन्हें बनाते भी रहना अपने कॉपी में साथ साथ। उसके बाद गैर अनाज फसलें, जिसमें गन्ना, तिलहन, चाय और कॉफ़ी ये सब आती हैं। अभी हमने पढ़ा था अनाज फसलें, अब हम देखेंगे गैर अनाज फसलें। तो भारत विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील के बाद, किसमें? गन्ना बनाने में, ठीक है। जो गन्ना है ना वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल के लिए हम दूसरे नंबर पर आते हैं। और बात करूँ अगर बात करूँ मैं किसकी बात करूँ, और अगर मैं बात करूँ अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि भारत पहले नंबर पे आता है किसको उगाने में, बता सकते हो? अभी जस्ट हमने बात करी थी तिलहन, ठीक है। तिलहन, भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं। मैंने भी बताया था यार, गेहूँ को हम दूसरे नंबर पर उगाते हैं, और चावल को भी हम दूसरे नंबर पर ही उगाते हैं, ठीक है। चावल को भी हम दूसरे नंबर पे ही उगाते हैं। पहले नंबर पे दाल उगाते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। दूसरे नंबर पे चावल उगाते हैं, दूसरे नंबर पे गेहूँ भी उगाते हैं सबसे ज़्यादा, और पहले नंबर पे दाल उगाते हैं। और यहाँ पर जो है ना गन्ना हम दूसरे नंबर पे उगाते हैं। 21 से 27 डिग्री तक का तापमान की ज़रूरत होती है। 21 से 27 डिग्री तक के तापमान की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग बता सकते हो ये कौन सी फसल होगी, खरीफ या रबी? अब यहाँ पर 21 से 27 यानी कि ये रबी भी हो सकती है और खरीफ भी हो सकती है। इसे वर्ष भर देश में उगाया जा सकता है, यानी कि पूरे साल इसे देश में उगाया जा सकता है। तो इसीलिए ये दोनों फसलों को अच्छी तरीके से दर्शाती है। इसमें काफ़ी शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हें मशीनों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता ना, थोड़ा ये हाथों से करा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद चीनी, गुड़, खांड सारी और शीरा बनाने में इनका काम में लिया जाता है। खांड सारी और शीरा और चीनी, गुड़, इन सबको बनाने में इनको काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मुख्य क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर ये उगाई जाती है। अब आ गया तिलहन, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी सी बात करी थी। तिलहन, भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक देश है, और 12% अपने यहाँ ही तिलहन की फसलें को उगाया जाता है, ठीक है। हम तिलहन उगाने में जो है ना 12% तिलहन हम विश्व को देते हैं,
तो काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए, और ये सब आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये तो अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ और चीज़ों के बारे में, तो अपने यहाँ पर जो है ना तिलहन के अंदर मूंगफली, सरसों, नारियल और तिल, सोयाबीन, तिल जिसे हम सीसम कहते हैं इंग्लिश में, सोयाबीन, R&D, बड़ा अजीब नाम है यार, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी, इन सब का तेल निकाला जा सकता है। मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। तो इन सब की ये जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, बिनौला, अलसी, ठीक है, अलसी, मैं कह रहा अलसी कौन सी फसल है जो अलसी हो गई, सूरजमुखी, इन सब से हम तेल निकाल सकते हैं। तो ये सब तिलहन के जो है ना भाई कह सकते हो, ठीक है, या तिलहन के प्रकार कह सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहले मूंगफली देख लेते हैं। मूंगफली ये खरीफ फसल है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो है ना वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश नहीं, सॉरी, राज्य है, देश कहाँ से हो जाएगा। अलसी और सरसों, तो ये रबी फसलें हैं, ठीक है। तिल उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है। मूंगफली कौन सी फसल है, खरीफ फसल है, बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। अलसी, सरसों रबी फसलें हैं। तिल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल है। उसके बाद R&D, सबसे अजीब नाम है इसका तो, R&D, अरे यार बड़ा अजीब नाम है इसका। खरीफ गलत मत समझ लेना कुछ भी। खरीफ और रबी दोनों ही फसलें कौन सी ऋतु में, दोनों ही फसलें ऋतुओं में बोया जाता है। रबी, ठीक है, दोनों ही फसलें रबी, यार यहाँ पर लिख लेना, थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। R&D और रबी और खरीफ दोनों ही फसलें, ठीक है। एक मिनट मैं इसे अच्छे से पढ़ लेता हूँ पहले। तो ये जो मैं थोड़ा लाइन को समझा देता हूँ, ठीक है, आपका भी दिमाग थोड़ा हिला होगा। तो ये जो R&D है ना, मैं इसे R&D बोल रहा हूँ, ठीक है, ARD, ठीक है, ARD बोल देता हूँ मैं इसे, R&D, ठीक है। तो R&D, ठीक है, ये खरीफ और रबी दोनों ही फसल है, ठीक है। ये ऐसी फसल है जो कि खरीफ में भी आती है और रबी में भी आती है, ठीक है। तो R&D जो है ना, ठीक है, उसे हम खरीफ फसल भी कह सकते हैं और रबी फसल भी कह सकते हैं। जैसे अपना गन्ना हो गया जिसे हम साल भर उगाते हैं, वैसे ही ये भी हो गया कि इसे भी हम साल भर उगा सकते हैं। फिर उसके बाद चाय मतलब कि एकदम से वो बनी हुई चाय नहीं होती है, ये चाय की पत्तियाँ होती हैं जिन्हें हम बाद में तोड़ ताड़ के चाय बनाते हैं। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। तो ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है और महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जिसे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाया गया था। ये अंग्रेज़ों की देन है, ठीक है। वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की ज़रूरत होती है, यानी कि सर्दी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। ऐसे जलवायु की इसे ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो भारत में इतनी सारी फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि भारत में ज़्यादातर सभी जलवायु पाई जाती हैं। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारों की आवश्यकता होती है, यानी इसे वर्ष भर, चाय को जो है ना वर्ष भर बौछारों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उन्हें फ्रेश रखने के लिए बौछारों की ज़रूरत होती है। अगर बौछारें नहीं होती ना बारिश की, तो कृत्रिम रूप से, यानी कि पाइप के थ्रू जो है ना इन्हें बौछारें करवाई जाती हैं इनके ऊपर। बिना बौछारों के इनका अच्छे से उत्पादन नहीं हो सकता। तो आप लोग याद रखना कि वर्ष भर समान रूप से बौछारों की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। अच्छा, सस्ता श्रम क्यों चाहिए? क्योंकि भाई साहब इसके खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, और हमने पढ़ा भी था कि जो रोपण कृषि होती है वो एक बड़े इलाके में एक ही प्रकार की फसल होती है, ठीक है। यानी एक बड़ा क्षेत्र होगा और वहाँ पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाएगी। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ मैं यहाँ पर चाय उगाऊँ तो यहाँ मैं सिर्फ चाय ही उगा पाऊँगा, कुछ और नहीं उगा पाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए सस्ते श्रम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ी जगह होती है और कम से कम 100 मजदूरों की, 100 कम बोल रहा हूँ मैं, लगभग 200 या 300 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसके सस्ते लोगों को इसमें रखा जाता है और जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो कि कुशल हों, उनको रखा जाता है, ठीक है। मुख्य उत्पादन असम हो गया, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हो गया और तमिलनाडु और केरल हो गया। दार्जिलिंग का नाम आपने ऑब्वियसली सुना होगा। अब बात करते हैं कॉफ़ी की, जो कि आपको एकदम तरोताज़ा कर देती है। तो कॉफ़ी, तो भारत जो है ना वो विश्व की 4% कॉफ़ी उगाता है, ठीक है। और भारत की जो भारतीय कॉफ़ी है उसकी मांग पूरे विश्व में की जाती है। हमारे देश में अरेबिक किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है जो कि यमन से लाई गई थी। अच्छा, कॉफ़ी उगाने की शुरुआत बाबा बुदान हिल्स से हुई थी, ठीक है। बाबा बुदान पहाड़ियाँ या बाबा बुदान हिल्स, पहाड़ियों को इंग्लिश में हिल्स कहते हैं। तो बाबा बुदान हिल्स से इसकी शुरुआत हुई थी कॉफ़ी को उगाने की। मुख्य उत्पादकों की बात करूँ तो असम, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इसके मुख्य उत्पादक हैं। अब बात करते हैं बागवानी खेती की, जिसे हम इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। तो बागवानी फसलें, भारत विश्व की सबसे अधिक फसलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। हालांकि अब भारत दूसरे नंबर पे आ गया है, बट बुक के अकॉर्डिंग चलें तो भारत अभी विश्व का सबसे अधिक फसलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। और जो बागवानी फसलें होती हैं वो सब्जियों और फसलों को उत्पादन करने वाली फसलों को हम बागवानी फसलें कहते हैं। यानी अगर आपने फसल और सब्जियाँ उगा दी तो आप बागवानी फसलें उगा रहे हो, ठीक है।
भारत विश्व की 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। ये बात याद रखना कि भारत जो है ना 13% सब्जियों का उत्पादन करता है और 12% किसका उत्पादन करता है? तिलहन का। याद होगा, अभी पीछे पढ़ा था। भारत विश्व में 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फल हैं जो भारत के राज्यों में मुख्यतः उगाए जाते हैं। तो जो आम है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, वहाँ पर आम उगाया जाता है। ठीक है। नागपुर और चेरापूंजी में संतरा अच्छे से उग सकता है। केरल, एक मिनट यार क्या हो गया, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ पर जो है ना केला अच्छे से उगता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, अनाशपाती, खुबानी और अखरोट। ये जो है ना ये विश्व भर में फेमस है। ऐसा लग रहा है मैं फल बेचने वाला बन गया। तो ठीक है, तो ये सारी फसलें जो है ना, मतलब ये सारी जो फल फूल हैं, ये भारत के इन मुख्य राज्यों में उगाया जाता है। आपको इसे लिख लेना और साथ ही साथ याद भी कर लेना। अब बात करेंगे खाद्य फसलों की। खाद्य फसलों में आता है रबड़, रेशम, कपास और जूट। इन्हें हम रेशेदार फसलें भी कहते हैं। ठीक है। तो जो अपनी ये रबड़ है, कपास है, जूट है, इन्हें हम रेशेदार फसलें भी कहते हैं, जो कि अखाद्य फसलों में आती है। इन्हें कभी खाना मत। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रबड़ की। तो ये भूमध्य रेखीय फसल है। आप सब जानते हो कि ऐसे पृथ्वी गोल है और बीच से भूमध्य रेखा जाती है। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये जो बीच वाला एरिया है, यहीं पर अपन लोग जहाँ रबड़ की फसलों को उगाते हैं। हालांकि ये विषुवतीय क्षेत्र में भी उगाई जा सकती है, बट आपको ये याद रखना है कि ये जो है ना ये भूमध्य रेखा पर अच्छे से उगती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री से अधिक तापमान की इसे ज़रूरत होती है। ये एक प्रमुख कच्चा माल है। जिसका उपयोग हम टायर बनाने में करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग हम और भी बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। ठीक है। मेन इसका उत्पादक टायर बनाने के लिए किया जाता है, जो कि हमारी गाड़ियों में काम में आता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय और गारो पहाड़ियों में इसे उगाया जाता है। भारत जो है ना वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि अब चौथा हो गया है। ठीक है, अब चौथा हो गया है, बट बुक के अकॉर्डिंग 5वां है। तो आप लोग हेडिंग डाल के चौथा भी लिख सकते हो। रेशम, तो रेशम की प्राप्ति रेशम के कीट से की जाती है। ये किसी टाइप की फसल नहीं होती है, बट जो रेशम का कीड़ा होता है ना उसकी पालन पोषण करा जाता है। तो पालन पोषण करना भी कृषि का ही एक हिस्सा है। तो इसीलिए जो है ना रेशम भी कृषि का ही एक हिस्सा है। तो इसीलिए हम इसे अखाद्य फसलें कहते हैं। तो रेशम की प्राप्ति रेशम के कीड़े से की जाती है और रेशम का जो कीड़ा है वो हमें कोकून देता है और उसी कोकून से हमें रेशम प्राप्त होती है। यह कीड़ा मलबारी पेड़ों की हरी पत्तियों पर पलता है। ठीक है। याद रखना कि यह कीड़ा जो है ना ये मलबारी के पेड़ों पर जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें पलता है। रेशम कीट के पालन को हम रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो रेशम का जो उत्पादन, जो रेशम कीड़े को जो पालते हैं वो जो कृषि करेंगे उन्हें हम रेशम उत्पादक कहेंगे, यानी कि सेरीकल्चर। उसके बाद है कपास। तो भारत चौथे नंबर पे रबड़ को उगाता है और जो है ना तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कपास को उगाता है। काली मृदा पर ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने इसके बारे में बात करी थी। उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, हल्की वर्षा और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है और इसे 210 दिन पाला रहित, यानी कि ना भाई बिल्कुल जो है ना सर्दी होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी मौसम की इसे आवश्यकता होती है। ये खरीफ फसल है। ठीक है। जो कपास है वो खरीफ फसल है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं जूट की। इसके बाद अपना ये जो आज का पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं खत्म होगा, पार्ट 3 भी आएगा इसका। तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर स्टार डाला हुआ है क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसके बढ़ने के समय यानी कि जब ये बढ़ता है तो उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब जब इसे बोया जाता है तो तब तो हमें उच्च तापमान नहीं चाहिए, पर जब ये बढ़ेगा ना तो हमें उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे और गलीचे, जिन्हें हम पाँव पोंछ के अंदर आते हैं, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बिहार कह रहा हूँ, बिहार है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब जो जूट है ना इसकी मांग कम हो चुकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जूट जो है ना वो अधिक लागत में उगाया जाता है और मार्केट में अगर आप एक जूट की थैली लोगे तो वो आपको 5 रुपये की पड़ती है, पर वहीं अगर आप नायलॉन की जो प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं वो लोगे तो वो आपको 3 या 2 रुपये के बीच में पड़ जाती है। ठीक है। तो इसीलिए जो है ना जूट की मांग लोगों में कम है और इसकी जगह नायलॉन की मांग लोगों में ज़्यादा है। तो थोड़े बहुत जो है ना सिंसियर बनो और जूट का प्रयोग करो। भले ही पैसे ज़्यादा जा रहे हैं पर पर्यावरण ज़्यादा प्यारा है। तो आज की हमारा चैप्टर था, मतलब आज का जो पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इसके पार्ट 1 की वीडियो की जो लिंक आपने पार्ट 1 देख ही रखा होगा, अगर आप इस वीडियो को अभी तक जुड़े थे, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लीज़, और कर देना इस वीडियो को लाइक। चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।